नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है NCERT भूगोल कक्षा 7वीं का अध्याय 9 रेगिस्तान में जीवन। दोस्तों, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों को उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। क्या मतलब? रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। ठीक है, तो अब हम विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। आप विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए, पता करिए। आप देखेंगे कि उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बड़े भूभाग पर सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे याद रखिएगा। क्या आपको अपने देश भारत का क्षेत्रफल ज्ञात है? दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। और सहारा रेगिस्तान हमारे देश के कुल क्षेत्रफल से लगभग तिगुने पर फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से। ये देश हैं अल्जीरिया, 4 मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया एवं पश्चिमी सहारा। कौन कौन से देश हैं इसमें सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत? अल्जीरिया, 4 मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिसिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। कितनी ऊंची हैं? 2500 मीटर से भी अधिक। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। आज रेगिस्तान है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि एक जमाने में यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या कहानी कहते हैं? हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे सहारा मरुस्थल के एक समय पर। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। ठीक है ना? अब आगे चर्चा करते हैं सहारा के जलवायु की। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 अंश सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत
एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 अंश सेल्सियस दर्ज किया गया था। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी लगभग 0 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया आदि पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। क्या? यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप आदि पाए जाते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। क्या? जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है। मोरक्को में कौन सा मरुद्यान? टैफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ठीक है ना? ओके, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ के निवासियों के विषय में। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग या सरल शब्दों में बद्दू व तुरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी व लंबे वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। क्या? सहारा के मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। इन मरुद्यानों में जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। साथ ही चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या चीज प्रसिद्ध है पूरे विश्व में? मिस्र में उगाई जाने वाली जो कपास होती है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज से यहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से लेकर ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। क्या? तुरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं।
आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं ठंडे रेगिस्तान लद्दाख की। दोस्तों, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कहाँ स्थित है? बृहद हिमालय में। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में ही स्थित है। द्रास कहाँ स्थित है? लद्दाख में। यह पृथ्वी के सबसे ठंडा स्थानों में से एक है, द्रास। लद्दाख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ठीक। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित हैं। क्या? लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड या गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। ठीक। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 अंश सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 अंश सेल्सियस से नीचे चला जाता है। क्या? रात में तापमान 0 से 30 अंश सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला एवं अत्यंत ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 अंश सेल्सियस से नीचे ही रहता है। कितना ठंडा है? यहाँ का तापमान लगभग हर समय -40 अंश सेल्सियस से नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। ठीक है। ओके, तो अब चर्चा कर लेते हैं लद्दाख की वनस्पति जात एवं प्राणी जाति की। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति बिरले मिलते हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत या बिलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत या बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है क्रिकेट का अच्छा बल्ला? सरपत या बिलो पेड़ की लकड़ी से। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेबन एवं फूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है।
इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ के लोगों की। हमें देखना यह है कि लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता है या नहीं। दोस्तों, यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस थिक्से से एवं लामा ईरू। क्या कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस थिक्से से एवं लामा ईरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेब एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति से जुड़ी हुई है। क्या लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जोड़ता है। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों में से होकर गुजरता है। कौन सा दर्रा? रोहतांग ला, बारालाचा ला, लुंगालाचा ला एवं टंगलंग ला। इन 4 दर्रों से होकर के मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है। याद रखिएगा, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ठीक है, ओके। अब बारी है प्रश्नोत्तर की। ठीक, पहला प्रश्न है, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अगला, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या हैं? लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या हैं? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या हैं? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या हैं? अगला, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? अगला, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। अगला, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? अगला, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? अगला, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन से लोग हैं? लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी कौन से लोग हैं? अगला, रेगिस्तान की
क्या विशेषता है? रेगिस्तान की क्या विशेषता है? अगला, लद्दाख में हेमिस क्यों प्रसिद्ध है? लद्दाख में हेमिस क्यों प्रसिद्ध है? मिस्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? मिस्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? अगला, निम्नलिखित पर 30 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। किस पर? मरुद्यान, बेदुइन, हिमनद, जल के साथ गर्त, लामा इरू, ठंडा रेगिस्तान, सहारा आदि पर। किन पर? मरुद्यान, बेदुइन, हिमनद, जल के साथ गर्त, लामा इरू, ठंडा रेगिस्तान, सहारा आदि पर। अगला, कारण बताइए। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति क्यों होती है? रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति क्यों होती है? अगला, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी एवं लंबे वस्त्र क्यों पहनते हैं? सहारा रेगिस्तान के लोग भारी एवं लंबे वस्त्र क्यों पहनते हैं? अगला, मानचित्र में दर्शाइए। किन चीज़ों को दर्शाना है आपको? अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा का रेगिस्तान, अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान। आसपास किन्हीं 4 देश, सहारा के आसपास के किन्हीं 4 देश। अगला, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जोजिला दर्रा, लद्दाख एवं जोजिला दर्रा। तो दोस्तों, आपका पाठ रेगिस्तान में जीवन अब समाप्त होता है। इसके साथ ही एनसीईआरटी कक्षा 7वीं का भूगोल समाप्त होता है। हमारी श्रृंखला के प्रत्येक वीडियो नियमित प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय एनसीईआरटी कक्षा 8वीं भूगोल के पहले पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त राही का नमस्कार। जय हिंद।